Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed a very interesting topic. So, what we had learnt in this chapter so far? सो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर में ऐसा देखा था कि अगर कोई कंडक्टिंग लूप के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एंड देन आफ्टर इट चेंजेस देन इनसाइड द लूप ईएमएफ और करंट इज इंड्यूसेस. तो फ्रेंड्स, whenever flux link with the whenever flux magnetic flux link with any closed loop changes, then EMF is induces. Apart from the EMF, हमने ऐसा भी पढ़ा था कि EMF भी इंड्यूस होता है अगर कोई क्लोज्ड लूप है. अगर कोई क्लोज्ड लूप है तो करंट भी इंड्यूस होता है. एंड वी ऑल्सो हैड लर्नड दैट द इंड्यूस्ड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है. और मैंने आपको बताया होगा कि इंड्यूस्ड फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नॉर्मल जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थोड़ा अलग होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है. So friends, I am writing down some conclusions, some conclusionary point, so which is very important for you. So the thing is that when magnetic flux linked with coil, that is a closed loop, changes, then following quantities are induced. Number one, EMF will be induced, and the equation of the EMF that you know, minus d phi by dt. Number two, current will also be induced, and the equation of the current is a EMF upon the resistance. अगर हमारे पास resistance है तो EMF डिवाइड बाय resistance करोगे तो आपको इंड्यूस करंट मिल जाएगा. Apart from that, we had also discussed that electric field is also induced. तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं. If you want to find the electric field induced, then you have to apply the formula that so friends, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था. ओके, सो हमको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने डिस्कस किया, माइनस डी फाइव बाई डी टी. फिर इंड्यूस्ड करंट अगर आपको फाइंड करना है, अगर इंड्यूस्ड करंट आपको फाइंड करना है
then as I told you it is equals to E by R. अब अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, EMF इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप वेक्टर E डॉट डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड लूप वो आपको EMF देता है। तो अगर आपके पास इंड्यूस्ड EMF है, अगर आपके पास इंड्यूस्ड EMF है तो आप इसके द्वारा, ये इक्वेशन के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है कि कंजर्वेटिव नहीं है। जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मली जो स्टेशनरी चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, इसका क्लोज लूप फॉर्म होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होता है, फील्ड लाइंस, वो क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, दैट इज अ इंड्यूस्ड चार्ज। हम यहाँ पे सर्किट के अंदर चार्ज भी इंड्यूस्ड हो सकता है, और वो चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट the induced charge delta Q is equals to change in the flux upon the resistance. So you can see that, देखो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि induced charge does not depend on the rate of the change of the flux. Induced charge, इसका फॉर्मूला मैं अभी प्रूव करने वाला हूं, डज, और ये प्रूव मैं करूंगा ये फॉर्मूला, और यू कैन सी राइट नाउ दैट द induced charge does not depend on the rate of change of flux. तो ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स के जस्ट वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट उसके रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले मैं एक काम करता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना उसको डिराइव कर देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एज वी नो, द EMF, इंड्यूस्ड EMF का जो एवरेज इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपको पता है कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर लेते हो तो EMF का फॉर्मूला आपको पता है कि डी फाई बाई डी टी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है। बट आपको ये भी पता होगा कि अगर रेजिस्टेंस आर है तो ये जो एवरेज EMF होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज करंट इनटू द रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर उसका सिंबल स्मॉल आर दिया हुआ है, सिंबल में कोई मतलब का चेंज नहीं होगा। तो EMF इज इक्वल्स टू IR, तो एवरेज करंट इनटू आर इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। नाउ जो करंट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज करंट, तो कहना इसे एवरेज करंट इज इक्वल्स टू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। सो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज जो इंड्यूस होगा, वो मैं कैसे, चेंज इन द फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस, change in the flux upon the resistance. So I can also say that the Coulomb is equals to Weber upon Ohm भी मैं कह सकता हूँ। Coulomb एंड Weber के बीच में ये रिलेशन है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अपॉन डेल्टा टी नहीं है, तो चेंज, एक जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चार्ज है उसका जो फॉर्मूला है वहां पे चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस है, वहां पे टाइम नहीं है। मतलब इंड्यूस चार्ज जो होता है वो टाइम रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खाली फ्लक्स के वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब फर्क क्या पड़ता है, मतलब चेंज, मतलब इसमें से फर्क क्या पड़ता है, तो मैं आपको दिखाऊं। सपोज के मेरे पास कोई एक लूप है,
अज्यूम करो कि ये है मेरे पास एक लूप है, देखो ये रहा लूप। अब मैं है ना, ये जो लूप है, टुवर्ड्स द लूप आई एम गोइंग टू मूव द मैग्नेट। तो मैं ये लूप के इन फ्रंट ऑफ द लूप आई एम गोइंग टू मूव द मैग्नेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं मैग्नेट को थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूँ और दूसरी बार मैं मैग्नेट को स्लोली मूव कर रहा हूँ। तो जिसमें मैंने फास्ट मैग्नेट को मूव किया होगा वहां पे चेंज रेट ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स का जो रेट होगा चेंज का वो ज्यादा होगा। तो जब मैंने फास्ट मैग्नेट को मूव किया तो जो करंट इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। जब मैंने मैग्नेट को स्लोली मूव किया तो वहां पे जो ईएमएफ का जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, बिकॉज द ईएमएफ और करंट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। आप देख सकते हो वहां पे फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी है, मतलब जितना रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ और करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। बट इन बोथ द केसेस द चार्ज विच इज इंड्यूस्ड विल बी द सिमिलर वन। अरे यार, सर बहु लेक्चर। हाँ जस्ट अ मिनट, ये बात नहीं सर। हाँ ओके। तो फ्रेंड्स, क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस। तो मैं ये बता रहा था कि जो इंड्यूस चार्ज होता है उसको इट इज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। मतलब कोई मैग्नेट को आप टुवर्ड्स दी कोयल एक बार फास्ट मूव करते हो और एक बार स्लोली मूव करते हो, तो इन बोथ द केसेस जिसमें आपने फास्ट मूव किया तो वहां पे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, जिसमें आपने स्लोली मैग्नेट को मूव किया वहां पे ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। बट इन बोथ द केसेस द चार्ज विच इज इंड्यूस्ड विल बी द सिमिलर वन, बिकॉज आपने चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही किया हुआ है। तो द इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द rate of the change of flux, it is only depend on the change of flux upon the resistance. So friends, तो ये मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस किया, हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी कोयल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसको चेंज करते हो तो उसके अंदर 4 पैरामीटर्स प्रोड्यूस हो सकता है: इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा प्रूव किया था, कि अगर कोई रोड है, अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट कैन बी गिवन बाय, किसी को याद है फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस इन द रोड व्हेन इट इज मूविंग? हाँ, बाबा लंगोटी, बीवीएल। हाँ चलो, अभी कोई मुझे साकिर कुछ पूछना चाहते हो? कुछ पूछ रहे हो तो आप? नहीं सर, वो इक्वेशन का पूछने का था। कौन सा इक्वेशन? सर वो आई वाली, आई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू आर होता है कि खाली डेल्टा बाय फाई बाय डेल्टा टी होता है? आई की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? करंट की बात कर रहे हो? यस सर। तो करंट तो ऑब्वियसली, हाँ, करंट तो ऑब्वियसली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ का मतलब डी फाई बाई डी टी, मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अपॉन आर होगा। तो करंट है तो अपॉन आर आएगा ना, ऑब्वियसली अपॉन डेल्टा टी भी आएगा। सर वहाँ पे आपने नहीं लिखा था इसके लिए। क्या बोल रहे हो? वहाँ पर नहीं लिखा था, इसके लिए आपको पूछा था। अच्छा, तो ओके। तो करंट का अगर फॉर्मूला लिखते हो तो वहां पे ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बाई आर। बट वो मैं इंड्यूस चार्ज की बात कर रहा हूँ। इंड्यूस चार्ज अगर होता है, करंट की बात नहीं। चार्ज है तो ऊपर डिनोमीटर में डेल्टा टी नहीं आएगा, डिनोमीटर में खाली आर ही आएगा। इंड्यूस चार्ज में चेंज इन द फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस आएगा, अगर चार्ज की बात करते हैं तो।
फ्रेंड्स, अभी जो थियोरी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ऐसा प्रूव करेंगे कि यहाँ पे हम जो भी रोड को मोशन में लाने के लिए जो हम वर्क करेंगे उसी का कन्वर्जेशन होगा हीट या इसी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जेशन होगा। तो देखो, लुक एट द फिगर फ्रेंड्स, ये फिगर अगर क्या आपके मोबाइल में आपको ये फिगर दिख रहा है अभी आपको? हाँ सर। ओके, चलो मुझे सोच के बताओ कि जैसे ही मैं ये रोड को स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में मूव करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में, तो ये जो इनवर्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा? उसे इंक्रीज करने का ट्राई करें। वो इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। जैसे मैं रोड को लेफ्ट हैंड साइड स्लाइटली मूव कर रहा हूं तो इनवर्ड फ्लक्स जो है ना वो डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करने का ट्राई करेगा? इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कब होगा? जब हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का फिगर गलत है, हमारे जो नोट मतलब ये जो कुमार पब्लिकेशन है बुक में वो बराबर दिया हुआ है। तो ये इनवर्ड फ्लक्स को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसी के वजह से करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब सोचो, अब एक करंट कैरिंग रोड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। यू कैन सी दिस करंट कैरिंग रोड इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है कि कोई भी अगर करंट कैरिंग रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? कोई करंट कैरिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और किसी को याद है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? MB sin थीटा। नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स on the current carrying wire in the magnetic field B can be given by IL cross B। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो बोले BIL sin थीटा। अब मुझे ये बताओ कि IL का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन क्या है? चलो मुझे ये बताओ कि ये जो रोड के अंदर IL का डायरेक्शन है वो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर टू बी। हाँ, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन z एक्सिस है। तो IL का डायरेक्शन क्या आएगा? वाई। ठीक है। कैन आई से माइनस j कैप? दिस वन इज अवर रोड। ये रोड के बारे में आपको सोचना है। दिस इज द रोड। तो उसमें करंट नीचे की तरफ है देखो, तो मतलब कि माइनस जे के। इज दैट क्लियर टू यू? एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? कोई बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? माइनस के कैप। माइनस के कैप। माइनस के कैप। मतलब दोनों एक तो कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? साइन 91 हो जाएगा। साइन 91 तो BIL, इसका मैग्नीट्यूड BIL। अब डायरेक्शन के बारे में सोचो। तो डायरेक्शन देखो, ये IL का डायरेक्शन क्या है भैया? माइनस जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भैया? माइनस के कैप। तो ये J माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो J क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई कैप। J क्रॉस के I कैप हो जाएगा। तो J क्रॉस के I हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक, जैसे ही आप रोड को लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ही आप मूव करोगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स रोड के अंदर, एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस
in the road which is opposite to the motion. देखो मोशन हम कौन से डायरेक्शन में करवा रहे थे, तो बोले लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो बोले राइट साइड में. तो ये होना ऑब्वियस है, बिकॉज हमको ये पता है कि लेंज लॉ ऑलवेज हमको बताता है कि भाई करंट इंड्यूस ऐसे ही होता है कि जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, मतलब मोशन, रोड के मोशन को अपोज करे. अब सोचो कि मुझे अगर ये फ्लक्स का वेरिएशन मेंटेन करना है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, बट अगर मुझे ये रोड को मूव करवाना है, फ्लक्स के वेरिएशन को मेंटेन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जितना फोर्स मोशन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही फोर्स मोशन के डायरेक्शन में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा. तो जितना फोर्स मोशन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही फोर्स मुझे मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा. सो द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो, बिकॉज जितना फोर्स मोशन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही फोर्स अगर मैं मोशन के डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेलोसिटी ऑफ द रोड बिकम्स, हाँ, वेलोसिटी बिकम्स, बोलो कोई बताएगा मुझे क्या होगा, कांस्टेंट. वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, अगर मुझे रोड को मोशन में रखना है, अगर मुझे फ्लक्स को वेरिएशन चालू रखना है, अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना चालू रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो हाउ मच द मैकेनिकल पावर आई विल गोइंग टू अप्लाई, तो मैंने कितना मैकेनिकल पावर अप्लाई किया. तो फ्रेंड्स, सोचो कि किसी को याद है पावर का फॉर्मूला, मैकेनिकल पावर. सो पी मैकेनिकल इज इक्वल टू, अगर आपको 11 स्टैंडर्ड याद हो, तो हमने ऐसा प्रूव किया था कि मैकेनिकल पावर कैन बी गिवन बाय एफ डॉट वी. तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ डॉट वी मतलब एफ ई कोस 0 1 हो जाएगा. चलो अप्लाइड पावर, अप्लाइड फोर्स कितना है, तो मुझे पता है कि मुझे कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो बोले जितना ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ही अप्लाई करना पड़ेगा इनटू वेलोसिटी. अब सोचो कि करंट कितना है, तो करंट तो आप हमको पता है कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब बी वी एल अपॉन द रेजिस्टेंस. तो करंट का फॉर्मूला लिखा इनटू एल वी. तो फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल पावर जो हमने प्रोवाइड किया वो कितना है, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा. तो अगर आपको मोशन, रोड का मोशन कंटिन्यू करना है, अगर आपको ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो चालू रखना है, तो मुझे ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर जितना मैकेनिकल पावर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये अप्लाइड मैकेनिकल पावर है जो मैंने प्रोवाइड किया. और सोचो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, इसका आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ई आई, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर. यू गॉट द सेम आंसर इन ऑल द केसेस. आप सारे केसेस में सेम ही आंसर आपको मिलेगा. फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. यस Okay. सर. तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर करते हैं, तो आई का फॉर्मूला बी वी एल अपॉन आर है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो अपॉन आर बचेगा. तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है. तो फ्रेंड्स, लुक एट द इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर. परफेक्ट. मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है,
that is not free of cost, it is at the cost of applied electrical power. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? इज दैट क्लियर? यहाँ पे सर ये ऊपर, हाँ सर, बोलो बोलो। सर ये ऊपर एफ वी जो मैकेनिकल पावर है एफ वी इक्वल्स टू बी आई एल वी, तो उसमें बाबा लंगोटिया में आप इंड्यूस करंट कर दे तो एफ वी इक्वल्स टू आई स्क्वायर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मेन चीज क्या है कि भाई हमको ये पता करना है कि हमने कितना मैकेनिकल पावर प्रोवाइड किया। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि अप्लाइड फोर्स इनटू द वेलोसिटी, अप्लाइड फोर्स इनटू द वेलोसिटी। तो हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो बोले जितना मोशन के अगेंस्ट में जितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मोशन के अगेंस्ट में कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो कि भाई भैया BIL जितना हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्स भी BIL है। तो बस वो मैंने किया, फोर्स इंटू वेलोसिटी किया, BIL इंटू V। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये तो बहुत इजी, मतलब ये इतना ज्यादा नहीं करना है, हमको एकदम फटाफट प्रूव कर देना, तो हो जाएगा, एकदम फटाफट प्रूव हो जाएगा। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू VL इंटू आई। अब VBL तो EMF है, तो EMF इंटू आई, तो ये तो क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। तो प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड इन द वन स्टेप, it is proved in one step. Is that clear? हाँ सर। तो एक स्टेप में ही प्रूव हो गया, बट टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा प्रूव किया हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो हम ऐसा किया। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो फ्रेंड्स एक जो क्वेश्चन था, बुक आपके पास क्या है, ये कुमार पब्लिकेशन का बुक है? तो ये क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई प्रूव दैट द हियर प्रोवाइडेड मैकेनिकल पावर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, और डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ देखो, इसके बाद इंड्यूस्ड चार्ज का क्वेश्चन होगा, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर, ये जो एनर्जी कंसिडरेशन है वो क्वेश्चन पहले ये है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंसिडरेशन मतलब ये इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू मैकेनिकल पावर हमने प्रूव किया। और उसके बाद इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला डेल्टा फाई बाई आर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स अब कुछ और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने कहाँ तक इलस्ट्रेशन नंबर शायद 1 to 3 हमने डिस्कस किया था, एम आई राइट फ्रेंड्स? 1 to 4 वी हैड डिस्कस्ड, 1 to 4 आई थिंक हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस किया था। बोलो मुझे बताओ कहाँ तक डिस्कस किया था? 4 तक। ओके 4 तक हमने डिस्कस किया था। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपके मोबाइल के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? फ्रेंड्स यस। मोबाइल के अंदर क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? ओके तो क्वेश्चन ऐसा है, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको 1 by 1 सारे क्वेश्चन का आंसर सोचना है, थोड़ा सोच के बताना। नंबर 1, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड between the north and south pole of the two permanent magnet fixed and fixed। देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक लूप है, उसको हमने दो मैग्नेट के बीच में फिक्स रखा हुआ है। कोई लूप को दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में लूप को फिक्स रखा हुआ है, और वो जो मैग्नेट्स है ना वो बहुत ही इंटेंसिटी वाले मैग्नेट्स है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही इंटेंस्ड है। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या हम वहाँ पे लूप के अंदर करंट इंड्यूस कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन है, क्या लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? देखो ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और एंड इसके बीच में मैंने एक लूप को रखा हुआ है, ये लूप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो माय क्वेश्चन इज दैट whether the current will be induced or not। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। So this one is a magnetic field lines।
ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये रिंग के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। चलो मुझे बताओ, मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉइल स्टेशनरी है। तो सर बोलो। बिकॉज ऑफ द स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। परफेक्ट। यहाँ पे आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। सो वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी। मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा दिया हुआ है कि भाई कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अज्यूम करते हैं कि नीचे पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का और ऊपर कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसके बीच में एक रिंग मैंने प्लेस किया हुआ है, ये रिंग ये पड़ा हुआ है, और ये जो रिंग है उसको मैं राइट साइड मूव करवा रहा हूँ, मतलब कैपेसिटर से बाहर निकाल रहा हूँ। So in the first case, the ring is moving inside the capacitor, and in the second case, ring coming out from the capacitor. तो मुझे ये बताओ कि पहले केस में वो कैपेसिटर के अंदर ही मूव कर रही है रिंग, और दूसरे केस में वो कैपेसिटर में से बाहर आ रही है। तो दोनों केस में ईएमएफ के बारे में क्या कह सकते हैं? किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें नहीं होगा? दोनों में होगा। पहले केस में जो रिंग है वो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में मूव कर रही है, एंड इन द सेकंड केस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो क्वेश्चन इज दैट कि किस में ईएमएफ इंड्यूस होगा और किस में नहीं होगा। चलो कोई बताएगा मुझे? सर दोनों में नहीं होगा। दोनों में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। परफेक्ट। कौन बोला? श्रेया। श्रेया गॉट द परफेक्ट आंसर। अरे भाई ईएमएफ या करंट को इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो होना चाहिए ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कुछ नहीं होता। ईएमएफ या करंट को इंड्यूस करने के लिए वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। सर फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट हो सकती है ना सर। किसने बताया ऐसा? किसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? ऐसा कहाँ पे पढ़ा आपने? कहीं पे नहीं है ऐसा। हाँ, मैंने लास्ट में ऐसा पढ़ाया था कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा किसने बताया आपको? ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, बट वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे तो स्टेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वैसे भी स्टेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी जनरेट नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेडी है, तो कुछ भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर सी ऐसा है कि क्या है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक है ना वो सर्कुलर लूप है, और दोनों को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकाल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब ये रिंग या जब ये कोइल मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकलेगी तो उसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। वन थिंग इज कंफर्म्ड कि चाहे रिंग ये है या चाहे रेक्टेंगुलर लूप है, दोनों के साथ जो फ्लक्स है वो चेंज तो होगा। बट क्वेश्चन ऐसा है कि इन विच लूप, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, कौन से लूप में ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा? किस केस में कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होगा?
चलो कोई बताएगा मुझे सोच के? एनीबडी? सर सर्कल में, क्यों? क्योंकि वो मिडल रीजन में है इसके लिए। क्वेश्चन ऐसा है कि किस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑफ दिस कॉइल आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में से ये कॉइल को बाहर निकालते हो तो पूरे प्रोसेस के अंदर कौन सा ऐसा केस है कि जहाँ पे थ्रू आउट दी प्रोसेस रिंग के बाहर निकलने के पूरे प्रोसेस के दौरान ईएमएफ इंड्यूस्ड कांस्टेंट रहेगा? ऐसा कौन सा वाला केस है? सर जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों में वेलोसिटी तो सर तो दोनों केस। रॉन्ग आंसर। सर रेक्टेंगल में होगा कांस्टेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है। सर बोलो। जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा रेक्टेंगल का। ओके, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। चलो मुझे ये बताओ कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड वाइज d∅/dt होता है, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे d∅/dt का मतलब क्या हुआ कि ddT ऑफ एरिया इंटू बी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू AB cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना होगा? ये लूप का जो प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है। द प्लेन ऑफ अ लूप इज परपेंडिकुलर 90 सॉरी 0 0 होगा। तो ए डॉट बी मतलब AB cos 0 1 हो जाएगा, तो खाली AB रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो B तो बाहर निकल के आएगा और dA/dt। तो अब आपको ऐसा सोचना है कि ये जो, अब आपको ऐसा सोचना है कि कौन सा ऐसा केस है कि जहाँ पे, कौन सा ऐसा केस है कि जहाँ पे आपका एरिया टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। टाइम के साथ एरिया यूनिफॉर्मली चेंज कहाँ पे हो रहा है? तो देखो, आप ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगुलर में आप देख सकते हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ही बाहर निकलेगा। देखो रेक्टेंगुलर पार्ट में आप देखो तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ही बाहर निकलेगा। बट सर्कुलर में देखो, आप सर्कुलर रीजन में आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई पहले अगर मैं 1 सेकंड में कुछ छोटा सा एरिया बाहर निकलेगा तो उसके बाद के 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा एरिया बाहर निकलेगा, फिर उससे भी ज्यादा होगा, फिर वापस से कम होता जाएगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या इक्वल एरिया ट्रैवल करेगा? बताओ मुझे। तो ये दोनों नो सर। कौन से केस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रैवल कर रहा है? रेक्टेंगुलर केस में। रेक्टेंगुलर में। तो अगर मैंने है ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने इसका ग्राफ भी पूछा हुआ है, ऐसा देखा हुआ है कि ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर कॉइल जब बाहर निकलती है तो उसका थ्रू आउट द प्रोसेस, बाहर निकलने का जो भी प्रोसेस है उसके दौरान ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। बट अगर आप ये सर्कुलर टाइप का अगर आपका रिंग है तो वो अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या होता है? देखो पहले इनिशियली जो एरिया है ना वो कम ट्रैवल कर रहा है, फिर बीच में देखो मैक्सिमम एरिया बाहर निकल रहा है, तो रेट ऑफ द ट्रैवल ऑफ द एरिया इज मैक्सिमम, तो मतलब ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा और फिर वापस से डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। देखो तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो रेक्टेंगुलर के अंदर जो एरिया का जो ट्रैवल है तो वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रैवल करेगा, तो वो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी इनटू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया। और आप देख सकते हो कि सर्कुलर में अगर आप देखो उसके डिफरेंट पार्टीशन निकालो तो पता चलेगा कि सर्कुलर में क्या है कि पहले एरिया ग्रेजुअली ज्यादा ट्रैवल होता है, ग्रेजुअली रेट उसका बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद उसका रेट डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर ईएमएफ जो है वो
पहले इंक्रीज होगा फिर बाद में डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्या ये आप डिटेल में डेप्थ में आप समझ में आया ये चीज? क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये ग्राफ भी कभी कभी मैंने पूछा देखा है कि कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इसके ग्राफ भी पूछे हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके फाइन। सो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो लास्ट डी ऑप्शन है, ए बी सी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट इसको डी को ध्यान से देखो। आपको ये पोलैरिटी चेक करना है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैपेसिटर का कौन सा प्लेट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव हो रहा है, वो आपको फाइंड करना है। तो प्रेडिक्ट द पोलैरिटी, predict the polarity of a capacitor in this given situation। तो यहाँ पे कैपेसिटर का पोलैरिटी आपको फाइंड करना है, कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। फ्रेंड्स टेम्पररी ऐसा सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड का ही मैग्नेट है, राइट साइड का मैग्नेट नहीं है, और वो ये लूप के अंदर जा रहा है। तो लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट नजदीक जाएगा तो लूप के साथ लेफ्ट टू राइट जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। चलो, मैग्नेट 1 को अगर मूव करते हैं तो फ्लक्स linked with loop from left to right is increases or decreases? कोई बताएगा मुझे? बोलो। Increases. हाँ, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट से राइट जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। चलो, मैग्नेट 1 के द्वारा क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। मैग्नेट 1 के द्वारा क्या हो रहा है वो हमने देख लिया। अब मैं है ना मैग्नेट 2 क्या कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं। तो मैग्नेट 1 को थोड़ी देर भूल जाओ, अब मैग्नेट 1 को टेम्पररी भूल जाओ। अब मैग्नेट 2 क्या कर रहा है? तो फ्रेंड्स अब मैग्नेट 2 का जो है ना वो साउथ पोल है, तो साउथ पोल टुवर्ड्स द कोइल जा रहा है। तो साउथ पोल टुवर्ड्स द कोइल जा रहा है, मतलब आपको पता है कि साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसे होता है? साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द साउथ पोल होता है। मतलब साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी राइट साइड है। देखो, अब साउथ पोल जैसे वो नजदीक जाएगा तो ये राइट साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो बताओ मुझे। अगर हम मैग्नेट 2 को टुवर्ड्स द कोइल ले जाएंगे तो ये जो राइट साइड का जो फ्लक्स जो जा रहा है राइट साइड पे वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैग्नेट नंबर 2 भी सेम काम कर रहा है। अगर मैग्नेट 2 को हम जिस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है फिगर में, उसी डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेट 2 को मूव करेंगे तो फ्लक्स लिंक्ड विथ loop, once again flux linked with the loop from left to right
वंस अगेन क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये दोनों मैग्नेट सेम काम कर रहा है, ये दोनों मैग्नेट एक ही काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, टू मेक द थिंग सिंपलर, टू मेक द थिंग सिंपलर, हम एक ही मैग्नेट को अज्यूम करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उसका वेलोसिटी डबल है। टू मेक दिस थिंग सिंपलर, we'll assume there is only one magnet is present with a double velocity. तो अगर दोनों देखो, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दोनों मैग्नेट सिमिलर काम कर रहा है, तो ऐसा सोच लेते हैं कि उसका वेलोसिटी जो है वो डबल है। तो क्या ये वो सेम चीज हो गया? दोनों मैग्नेट को मूव करने के बदले आप ऐसा सोच सकते हो कि एक ही मैग्नेट है और वो डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वही चीज होगा। यस और नो? यस सर। तो अब सोचो कि आप यहाँ से देख रहे हो, आप है ना यहाँ से देख रहे हो, और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लूप है ना, वो डेफिनेटली एक तो चीज कंफर्म्ड है कि लूप के अंदर इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस होगा ही। अब इंड्यूस करंट का फ्लो होने का दो चीज हो सकती है, का तो वो या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे सोच के बताओ कि अगर आप साउथ पोल को नजदीक ले जा रहे हो तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा साउथ के सामने? देखो, लेंज लॉ ऑलवेज ऐसा बताता है कि करंट और ईएमएफ ऑलवेज इंड्यूस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर बीइंग इंड्यूस इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो मगर इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर साउथ पोल आपने सामने रखा है और आप उसको मूव कर रहे हो, तो सामने के साइड कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल। अपोज करना है तो कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ। तो साउथ पोल ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ से आप देख रहे हो तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज में? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज में? आप यू आर व्यूइंग दिस Clockwise. हाँ, you are viewing from the magnet, you are viewing the coil from the magnet, so current will flow when viewed from magnet करंट मस्ट बी, बोलो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि जो करंट का मतलब मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली करंट क्या है? तो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ बी नेगेटिव। हाँ, ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। सर नहीं खबर पड़ी। हाँ, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ तक समझ में आया आपको? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। यस सर, यस सर। तो फ्लो करो, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो तो कराओ, करंट को फ्लो कराओ। अब करंट क्या है? बेसिकली करंट क्या है आपको पता है? तो करंट is equals to motion of the positive charge. Current is nothing but, conventionally current is motion of a positive charge. तो अब आप एक काम करो, करंट के बदले पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं ऐसा सोचो। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे सारे पॉजिटिव चार्ज? सोचो कौन से कैपेसिटर के कौन से प्लेट पे आ जाएंगे? ए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो प्लेट ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, दैट्स इट। एंड प्लेट बी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर प्लेट ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव ही हो सकती है ना। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया? सर ये मैग्नेट जब तक मूव करेंगे तब तक ही वो टर्मिनल्स में ऑब्वियसली जब वोल्टेज तक, डिफरेंस होगा ना, फिर तो। हाँ डेफिनेटली जैसे ही मैग्नेट मूव करने का बंद हो जाएगा ना, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो पोलैरिटी है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब ये मैग्नेट मूव करेगा तब कैपेसिटर चार्ज होगा, और जैसे ही मूव करना बंद हो जाएगा तो कैपेसिटर जस्ट विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड इट विल बी गेट्स डिस्चार्ज्ड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स?
देखो यहाँ पे Yes, sir. तो कुछ समझाया नहीं है, दिखा सीधा लिख दिया है कि पोलैरिटी ऑफ ए बिकम्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। कब, कैसे, क्यों, कुछ भी नहीं है समझाया। देखो सीधा सॉल्यूशन में लिख दिया कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, बट कैसे, तो आपको समझ में आया वो कैसे हुआ? Yes, sir. Okay. Friends, come to the illustration number 6. It is also interesting one. Illustration number 6 पे आ जाओ, वो बहुत ही important है, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी तक हमने ऐसा देखा था, ऐसा हमने प्रूव किया कि अगर कोई रोड मैग्नेट के अंदर लीनियर मोशन करता है, कोई रोड मैग्नेट के अंदर अगर लीनियर मोशन करता है, कीपिंग इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कीपिंग इट्स प्लेन perpendicular to the magnetic field, then EMF inside the rod is given by formula। बोलो कौन सा फॉर्मूला था? रोड के अंदर बोलो EMF का फॉर्मूला क्या था? Remember? Anybody remember? BVL, बाबा लंगोटी। तो अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लीनियर मोशन करता है v वेलोसिटी के साथ, कीपिंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं लिख ही देता हूं, तो आपको याद आ जाएगा। चलो ये याद करो, केस 1, लीनियर मोशन ऑफ अ रोड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था। फ्रेंड्स मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? Trisha Tripathi is there? Trisha Tripathi? Trisha? Friends, am I audible to you? Yes, sir. Trisha is there? Trisha Tripathi? Trisha Tripathi? Okay. Let's assume that this is the road and it is moving with the velocity v। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया था, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया है कि EMF विच इज इंड्यूस्ड वाज गिवन बाय BVL। तो ये केस ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है। बट अब जो क्वेश्चन है वो केस नंबर 2 है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम ये रोड को घुमाएंगे। मतलब रोड का किस टाइप का मोशन होगा? रोटेशनल मोशन कराएंगे। तो देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है कि अ मेटालिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ is rotated a metallic rod is rotated with the frequency 50 revolution per second with one end hinged at a center। मतलब आप देख सकते हो कि रोड का एक जो एंड है वो है ना, एक एंड जो है वो सेंटर पे है और रोड का दूसरा एंड जो है वो रिंग के सरकमफ्रेंस किसके ऊपर है। रोड का एक एंड जो है वो सेंटर पे है रिंग के और दूसरा वाला जो एंड है वो रिंग के सरकमफ्रेंसिस पे है। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो आपको दिख नहीं रही है, बिकॉज वो कौन से डायरेक्शन में है, वो आपके तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख नहीं रही है। ये रोड को मैं इस हिसाब से घुमा रहा हूँ। देखो ये रोड का रोटेशन ऐसा हो रहा है। तो क्या ये आप सिचुएशन समझ में आया आपको, कैसे ये रोटेशन हो रहा है रोड का? क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ये रोड का रोटेशन कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आया? यस और नो? अरे यस और नो तो बोल दो। यस सर। तो ये रोड को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। उसका एक एंड जो है ना उसको यहाँ पे मतलब सेंटर पे रखा हुआ है, दूसरा एंड जो है वो मतलब यहाँ पे एक रिम जो सर्कुलर रिम है, सरकमफ्रेंसिस है, वहां पे दूसरा एंड है और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है कि भाई द अदर एंड इज एट द सरकमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कुलर मेटल रिंग ऑफ द रेडियस 1 मीटर
about an axis passing through its end and perpendicular to the plane. हाँ वो तो obviously perpendicular to plane ही होगा. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla is parallel to the axis, is present everywhere. Then what is the EMF induced? तो यहाँ पे भी मुझे EMF फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स हमको ये पता है कि अगर ये रोड यहाँ पे तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट अगर वो रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा होता, तो ईएमएफ क्या होता? बीवीएल होता. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. चलो जस्ट थिंक अबाउट टू अप्लाई द बीवीएल. अब यहाँ पे आप जस्ट सोचो कि एक बार सोच लो कि हमको बीवीएल अप्लाई करना है. तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो रोड है ना, तो उसके सारे जो पॉइंट है ना, वो सेम वेलोसिटी से उसके लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है. उसका जो ये जो एंड है, जो लास्ट ये जो सेंटर पे जो एंड है, उसका वेलोसिटी 0 है और इसका कुछ वेलोसिटी v होगा. मतलब रोड के अलग अलग पॉइंट के वेलोसिटी अलग अलग है. एक एंड का लीनियर वेलोसिटी 0 है बिकॉज वो एंड तो वहां के वहीं है, और दूसरा जो एंड है उसका लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम है. तो अलग अलग पॉइंट के लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है. so that you cannot apply directly the formula BVL. तो आपको पता है कि जैसे इस टाइप के वेरिएबल सिचुएशन में आपको क्या करना है वो आपको पता है. तो कोई मुझे बताएगा क्या चाहिए? DL इंटीग्रेशन. यहाँ पे रोड के सारे जो पॉइंट है उसके वेलोसिटी सेम नहीं है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए. तो इस टाइप के सिचुएशन में ऐसा सोचना चाहिए कि रोड का कोई एक लाइन एलिमेंट आप ले सकते हो. रोड का कोई एक लाइन एलिमेंट आप ले सकते हो और एक लाइन एलिमेंट आप लेके उसका ईएमएफ फाइंड कर सकते हो और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे? वी विल अज्यूम a very small line element of a length dr at the distance r. So यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ. Assuming a line element of a length dr at a distance r from center, at a distance r from a center, or r from one end of a road. तो रोड के फ्रॉम, चलो सेंटर ही कर देते हैं, सेंटर ऑफ अ रिंग. तो फ्रेंड्स अब इसके लिए ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, तो इसके लिए थ्रू आउट द सेगमेंट हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है उसके लिए, इसके लिए पर्टिकुलरली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. तो हम बीवीएल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो अ स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बीवीएल, बीवी, बट एल के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? ये जो एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है? बोलो, एलिमेंट का लेंथ कितना है? अरे बोल भी दो. डीएल नहीं है ना, कितना लेंथ है देखो, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया उसको. उसका लेंथ हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? डीआर. तो EMF इज इक्वल टू BV/dr. बट आपको पता होगा कि रोटेशनल मोशन के लिए V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? बोलो क्या लिख सकते हैं? अरे रोटेशनल मोशन, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. नहीं. V इक्वल्स टू फॉर द रोटेशनल मोशन, फॉर द सर्कुलर मोशन, एज यू नो, V इक्वल्स टू R ओमेगा.
तो अब ये डी ईएमएफ जो स्मॉल ईएमएफ है वो कितना होगा, बी, वी के बदले लिख सकते हैं आर ओमेगा इनटू डी आर। तो ये तो मुझे जस्ट क्या मिला, ये तो जस्ट मुझे क्या मिला, कोई मुझे बताएगा? इट इज जस्ट अ ईएमएफ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट। small segment. So the total EMF induced in a road, मतलब मुझे रोड का पूरा EMF फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? चलो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अगर इंटीग्रेशन। हाँ, आई नीड टू टेक द इंटीग्रेशन, और उसका लिमिट कहाँ से कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, मुझे कोई बताएगा मुझे? इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम फर्स्ट एंड टू अदर एंड। तो फर्स्ट एंड पे आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना होगा? 0। 0। एंड द लास्ट एंड मतलब रोड का लेंथ, तो 0 टू एल ऑफ व्हाट, ऑफ बी आर ओमेगा डी आर। ये जो बी आर ओमेगा डी आर का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो ये बी ओमेगा है ना, वो तो बाहर निकल के आएगा, बी ओमेगा बाहर निकलेगा, आर रेस टू 1 है, तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन? सर -L/2 to L/2 नहीं कर सकते? अरे देखो आर कहाँ से डिस्टेंस है आपका, देखो लिमिट किसके रिस्पेक्ट, पहले मुझे ये बताओ कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, पहले ये बताओ। तो बोले डी आर है, तो डी आर का मतलब डी आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। अब आर क्या है, तो आर इज द लोकेशन ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। तो आर जो है ना वो एक एंड से लोकेशन है, और आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना होता है, वन एंड टू अदर एंड। तो पहले एंड का डिस्टेंस कितना होगा एंड से? R। नहीं, आर तो ये सेगमेंट का डिस्टेंस है, बट अगर सेगमेंट ये फर्स्ट एंड पे ही होता तो उसका डिस्टेंस आर 0 हो जाता। और लास्ट एंड मतलब मुझे इंटीग्रेशन क्या करना, कहाँ पे कहाँ से करना होता है, रोड के फर्स्ट 0 to L। लास्ट एंड तक। तो अगर ऐसा सोचो कि ये जो सेगमेंट है वो फर्स्ट एंड पे है, तो आर का वैल्यू कितना होगा? 0। 0 और लास्ट एंड पे है तो आर का वैल्यू कितना होगा? L। L। तो ऑब्वियसली हमको लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना पड़ेगा। 0 to L। ओके सर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाएगा। अब देखो बी ओमेगा तो बाहर निकल के आएगा, बी ओमेगा तो बाहर निकल के आएगा। अब मुझे ये बताओ कि आर रेस टू 1 का क्या होगा? R²/2। R²/2, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर? L to 0। 0 टू एल। तो बी ओमेगा तो बाहर निकल के आएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जो है वो L²/2 माइनस 0²/2, तो मतलब L²/2 ही होगा। तो फाइनली द आंसर इज हाफ बी ओमेगा L²। तो फ्रेंड्स आज हमने है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे R की जगह R²/2 कहाँ से आया? अरे ये इंटीग्रेशन है भैया। हाँ सर, हाँ हाँ। देखो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन x⁻n dx जो होता है ना, तो उसका आंसर x⁻n+1 अपॉन n+1 होता है। इंटीग्रेशन माने इंटीग्रेशन पावर में। यस सर, यस सर। ओके ओके सर। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिला। और हमको क्या मिला कि अगर कोई रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक के फील्ड के अंदर, अगर कोई रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लीनियर मोशन करता है, लीनियर मोशन, कीपिंग इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रोड अगर लीनियर मोशन करता है, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो बावा लंगोटी है, बीवीएल है। बट अगर कोई रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसके कोई एक एंड के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका जो ईएमएफ है दो एंड के बीच में वो हाफ बी ओमेगा L² होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। दोनों फॉर्मूला आपको एज ए शॉर्टकट याद रखना है। तो मतलब जब आपको रोड देते हैं, जब आपको कोई रोड दिया हुआ है, तो एक चीज कंफर्म्ड है कि या तो आपको बीवीएल अप्लाई करना है या तो हाफ बी ओमेगा L² अप्लाई करना है। तो आपको देखना है कि क्या रोड लीनियर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, और ये भी देखना है कि क्या उसका प्लेन परपेंडिकुलर है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे कंपोनेंट लेने हैं कि जैसे ये इक्वेशन सेट हो जाए, आपको कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है। मतलब अगर रोड
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेशन मोशन नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको ये रोड का जो रोटेशन का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेके आपको सॉल्व करना है। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अब यस सर। यहाँ पे बी का वैल्यू 1 टेस्ला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में बी का वैल्यू 1 टेस्ला दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है। ओमेगा का 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ओमेगा 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं चलेगा, बिकॉज उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा का जो होगा ना वो 50 रिवॉल्यूशन पर जो सेकंड है, सो वो हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड है। तो ओमेगा 50 रिवॉल्यूशन के बदले 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो b हमारे पास है, ओमेगा भी है, l का वैल्यू 1 मीटर है, तो l भी है, तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इन्हीं जो ये जो बुक दिया हुआ है मैंने आपको न्यूमेरिकल का, तो उसमें शायद बहुत लंबा मेथड है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, थ्योरी स्टेप आपको निकाल सकते हो वहाँ से। न्यूमेरिकल के बुक में से ये अगर थ्योरी स्टेप बहुत ज़्यादा लिखे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हो, अज्यूमिंग द लाइन एलिमेंट से स्टार्ट करके ये प्रूव कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो ये ले लेना। इस हिसाब से भी आप ले सकते हो, लिख सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो 7 जो है ये इसका एप्लीकेशन ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ, ये इसका एप्लीकेशन ही है। तो यहाँ पे हाँ, मेथड 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मेथड 2 मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेथड 1 से ही आपको ये करना है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू आर है, तो आर लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो ऐसा दिया हुआ है कि एक व्हील है, उसके 10 स्पॉक्स है, साइकिल का व्हील होता है ना स्पॉक्स के साथ, तो व्हील इज हैविंग अ 10 मेटालिक स्पॉक्स ऑफ अ लेंथ 0.5 मीटर, एंड उसका हर एक का जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 120। देखो नंबर ऑफ जो स्पॉक्स है ना वो 10 है, हर एक का जो लेंथ है ना वो 0.5 मीटर है। ओमेगा जो है वो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये नहीं चलेगा। तो 120 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। वहाँ पे सिंबल एच ही लिखा हुआ है, मैं बी एच लिख रहा हूँ, 0.4 गॉस। सिंबल मैंने थोड़ा चेंज किया, चलेगा ना वो? तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका सिंबल मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा, चलेगा ना वो? तो यस सर। और ऐसा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या व्हील ऑफ 10 मेटल स्पोक्स 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड with the speed of 120 revolution per minute in the plane normal perpendicular in the plane perpendicular to the horizontal magnetic field of the earth's magnetic field। तो हमको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये जो रोड के जो रिवॉल्यूशन का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। तो मतलब हमको वही लेना पड़ेगा। हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना हाफ बी ओमेगा, ये जो फॉर्मूला है ईएमएफ का रोटेशन के लिए, जो हाफ बी ओमेगा एल आर स्क्वायर है या एल स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूला में बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। रोटेशन का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना अर्थ का वही परपेंडिकुलर है। तो फिर फॉर्मूला में बी के बदले मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा? मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वही प्लेस करना पड़ेगा। तो बी के बदले मुझे बी एच लिखना पड़ेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा हाफ बी एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.4 गॉस का मतलब 10⁻⁻⁴,
ओमेगा जो है मुझे मिल गया 4 पाई एंड एल स्क्वायर, एल इज अ 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो ये 1/4 कैंसल, 4 कैंसल, 0.2 पाई, 0.2 पाई, तो 0.2 इंटू पाई इंटू बचेगा 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 0.628 10⁻⁻⁴ वोल्ट। चलो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा ये मुझे क्या मिला? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एवरी स्पॉक्स, तो हर एक स्पॉक्स, ईच स्पॉक्स बिहेव एज अ रोड, तो आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला आपको हर एक स्पॉक्स में। और कैसे, कितने स्पॉक्स है? 10 स्पॉक्स है, मुझे बताओ कितने स्पॉक्स है ऐसे? 10 10। और मुझे यहाँ पे नेट ईएमएफ फाइंड करना है, ऐसे 10 स्पॉक्स है और मुझे फाइंड करना है नेट ईएमएफ। तो कोई मुझे सोच के बताएगा ये जो सारे 10 स्पॉक्स है वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कौन से टाइप के कनेक्शन में आएंगे, सोच के बताओ। यहाँ पे जितने भी स्पॉक्स है वो किस हिसाब से कनेक्ट, ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, 8 हुआ तो अभी और 2 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 10। चलो, तो यहाँ पे जितने भी स्पॉक है मुझे बताओ कौन से टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में है। सभी का एक जो एंड है वो यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है ना, पैरेलल। हाँ, ये रिंग जो है ना वो कंडक्टिंग है, तो ये जो रिंग है वो कंडक्टिंग है, तो मतलब ये सारे स्पॉक पैरेलल में है। तो याद करो फ्रेंड्स, इफ n number of equal cells, n number of equal battery cells are connected in parallel, then what should be the EMF? सेम। हाँ, each EMF having value E are connected in parallel. If n number of such batteries are connected in parallel, then what is the effective EMF? ई E का E ही रहेगा। तो यहाँ पे as all spokes, as all batteries, as all spokes are in parallel, net EMF E net will remains the E as it is, that is a 0.628 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्या 4 वोल्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Is it understood friends? Yes, sir. यस। Okay, so friends, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पॉक्स कोई मायने नहीं रखता है, चाहे 10 हो या चाहे 100 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पैरेलल में जो नेट ईएमएफ होता है वो वही का वही रहता है। देखो लास्ट में लिखा हुआ है दे आर इन पैरेलल, देखो यहाँ पे भी टेक्स्ट में भी लास्ट में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन किए, डिस्कस किए अभी तक, तो बताएगा मुझे? आई थिंक एक्सरसाइज का एक खाली सेकंड क्वेश्चन किया होगा, एम आई राइट फ्रेंड्स? सेकेंड और थर्ड हो अच्छा, गया। थर्ड भी कर दिया है, अच्छा गुड, थर्ड भी कर दिया है, वेरी गुड। फोर्थ नहीं, फिफ्थ भी नहीं, या ये 6 क्वेश्चन हम कर देंगे। चलो नहीं, 6 नहीं हो पाएगा, 6 नहीं हो पाएगा, या 5th क्वेश्चन वी कैन डू। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, वो इसी ट्रैक पे है। चलो, अब 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रोड रोटेटेड, चलो रोटेशन की बात है तो कौन सा वाला, जो रोड है, पहली बात तो रोड है और दूसरी बात रोटेशन है, तो कौन सा केस लगेगा यहाँ पे भैया? पहली बात रोड है और दूसरी बात रोटेशन है, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। हाँ, फॉर अ रोटेटिंग रोड इंड्यूस्ड अगर ईएमएफ पूछा है तो आपको पता है कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। लेंथ 1 मीटर है, फ्रीक्वेंसी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है,
इट्स एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, बराबर है, वन एंड से एक्सिस पास हो रही है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग, बराबर है। कांस्टेंट एंड देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है, वो प्लेन से परपेंडिकुलर, या तो वो भी है, देखो ये कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। अब देखो सोचो पैरेलल टू द एक्सिस है तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर तो प्लेन हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस है तो क्या वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा? यस सर। ये रोड है ना वो ऐसे घूम रहा है, तो उसका जो सर्कुलर जो प्लेन है ना घूमने का वो ये है, और उसका जो एक्सिस है ये रोड का जो कोई उसके एक एंड में से जो एक्सिस पास हो रही है वो ये है। सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द रोड पासिंग फ्रॉम दिस एंड। और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस से पैरेलल है। तो आप सोच लो, तो अगर वो एक्सिस से पैरेलल है तो रोड के जो घूमने का प्लेन है उससे ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या ये फिगर आपको समझ में आया भैया? मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो थियरी के अंदर न्यूमेरिकल जो हमने प्रूव किया था उसके सारे कंडीशन प्रूव हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। तो करो, अप्लाई करो। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.5 दिया है। ओमेगा क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रिवोल्यूशन पर सेकंड नहीं, रेडियन पर सेकंड ही दिया हुआ है, ऑलरेडी रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एल का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये फाइनली हो जाएगा 0.5 इंटू 400 मतलब 200, तो ये 100 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 100 वोल्ट आ जाएगा। आ रहा है देखो तो फ्रेंड्स आंसर? फ्रेंड्स क्या आंसर आ रहा है देखो? हाँ सर। तो इट इज अ गुड, दैट इज ऑन द सेम ट्रैक पे था ये क्वेश्चन, दैट इज प्रूव्ड। 6 क्वेश्चन जो है वो जनरेटर के बाद हो सकेगा। सेवन पर थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको नहीं कर पाएंगे अभी अब। अच्छा 10th क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये जितने भी डायरेक्शन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, बिकॉज वो सारे डायरेक्शन अर्थ के पैरेलल होते हैं, अर्थ के सरफेस के पैरेलल होते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारे डायरेक्शन जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस से पैरेलल होते हैं, मतलब उसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकते हैं। ये अर्थ के पैरेलल मतलब ऐसे जा रहा है। जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट विद द स्पीड ऑफ, स्पीड हमको दिया हुआ है 1800 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1800 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। We wants to find the voltage difference developed across the end of the wing of the length 25. Wing having a span of 25, मतलब ये जो लेंथ है दोनों रिंग के जो एंड का डिफरेंस है वो 25 मीटर है। तो मुझे वो ईएमएफ फाइंड करना है, और यहाँ पे मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ डीप भी दिया हुआ है, एंगल ऑफ डीप जो है वो 30 डिग्री है। तो चलो मुझे ये तो पता है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? बाबा लंगोटिया। बाबा लंगोटी, लंगोटिया नहीं लंगोटी। सो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू बाबा लंगोटी। बट याद करो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम आपको ऐसा देखना है कि बी वी एंड एल ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर, वेर बी वी एंड एल मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ये जो प्लेन है ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो सोच के बताओ कि अर्थ का कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड मुझे लेना चाहिए? क्या ये वो मुझे पूरा मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहिए, या अर्थ का कौन सा मुझे कंपोनेंट लेना चाहिए जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो? वेलोसिटी वैसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये फॉर्मूला में मुझे क्या करना चाहिए? बी के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? बी साइन थीटा। Perfect. We have to consider the vertical component of the horizontal. Vertical component of the Earth's magnetic field.
बिकॉज अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल, आपको उसके पर प्लेन सपोज कैसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो ही वो परपेंडिकुलर होगा ना वेलोसिटी से। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी करके मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर लेना होता है वेलोसिटी से। तो सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट। अगर प्लेन ऐसे जाता अपर डायरेक्शन में, ऐसे अपर डायरेक्शन में जाता, ऐसे प्लेन का डायरेक्शन अपवर्ड होता, तो मैंने कौन सा कंपाउंड लिया होता? तो फिर मैंने कौन सा कंपाउंड लिया होता? अगर प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका वेलोसिटी ऐसे वर्टिकल है, तो मैंने तो cos होता, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपाउंड लिया होता? cos हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल। सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लेना है, और अगर वेलोसिटी वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लेना है। सीधी सी बात है। यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी तो मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बी साइन थीटा है। क्या ये बात समझ में आया? yes sir इट इज इंटरेस्टिंग वन। साइन 30 1/2, वेलोसिटी जो है वो 500 है, एंड लेंथ जो है उसका 25 है। तो ये हो जाएगा 25 से 625 डिवाइड बाई 2, 625 डिवाइड बाई 312.5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये 3.125 वोल्ट शुड बी द आंसर। आ रहा है? देखो तो आंसर। તો એટલે સાચેમાં આ તા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ થાય ऑब्वियसली प्लेन ना होगा, विंग 100%। देखो ये जब ये प्लेन, जब अगर प्लेन का स्पीड 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पर आवर, हम जो जब हम ये स्कूटर कार जो चलाते हैं ना, तो उसके मैक्सिमम टॉप स्पीड, उसका मैक्सिमम 200 जितना होता है। कार या स्कूटर का टॉप स्पीड 200 जितना होता है किलोमीटर पर आवर में। प्लेन का अगर हम 1800 किलोमीटर पर आवर जितना स्पीड से प्लेन को चलाएंगे ना, तो भी उसके दो विंग्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निग्लिजिबली स्मॉल होगा। 3.12 में कुछ भी नहीं होता है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ भी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ओके सर तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, 100% होगा। उसके दो विंग के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट वो निग्लिजिबल है, उसके द्वारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको। इज दैट क्लियर? ओके सर तो फ्रेंड्स इट्स गुड टू अंडरस्टूड। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी। डोंट गो एनीवेयर फ्रेंड्स, डोंट मिस द लेक्चर, डोंट गो एनीवेयर। आई एम कंप्लीटिंग द लेक्चर बाय वन ओनली न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल अभी मैं करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन जो है वो देखो ध्यान से, सोचो कि क्या लिखने का, वहां पे क्या लिखा हुआ है, सोचो। It is desired to measure the magnetic field between the two poles of a powerful loudspeaker magnet. स्पीकर के दो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल दो मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको मेजरमेंट करना है, उसका मेजरमेंट करना है। ऐसा दिया हुआ है कि जो कोयल मैंने रखा हुआ है, मेजरमेंट दो मैग्नेट के बीच में जो कोयल रखा है उसका एरिया मुझे दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी मुझे दिया हुआ है, एंड वो जो कोयल है ना वो नॉर्मल पड़ा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर है। और ऐसा दिया हुआ है कि उसको मैंने क्विकली बाहर निकाल दिया। वो कोयल को इनिशियली दो मैग्नेट के बीच में थी, तो मतलब इनिशियली क्या था कि जो कोयल थी ना वो ऐसे दो मैग्नेट के बीच में थी, ये मैग्नेट 1 मैग्नेट 2। अज्यूम कर लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दोनों के बीच में एक कोयल था। तो ये कोयल था दोनों के नॉर्मली पड़ा हुआ था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ था। और अचानक से मैंने क्या किया कि कोयल को निकाल दिया बाहर। तो अचानक से क्या होगा कि उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा था वो अचानक से जीरो हो जाएगा, बिकॉज मैंने कोयल को बाहर निकाल दिया। और ऐसा करने के द्वारा क्या हुआ कि 7.5 मिलीकूलम जितना चार्ज जनरेट हुआ, चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। तो मुझे वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज है। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए। कोई बताएगा मुझे कौन सा फॉर्मूला था?
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा 5 बाय आर। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा 5 बाय आर, तो कहना है इसे phi1 माइनस phi2 बाय आर। चलो phi1 इज इक्वल्स टू, अगर 1 टन है तो ए बी कोस थीटा, थीटा तो जीरो ही, देखो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल जीरो होगा, तो कोस 0 1, तो बट नेट फ्लक्स की बात अगर करते हो, नेट फ्लक्स, तो एन ए बी ये इनिशियल फ्लक्स, एंड कोई मुझे बताएगा फाइनल फ्लक्स कितना होगा? कोयल को बाहर निकाल दिया फाइनली, जीरो तो जीरो। हो जाएगा, दैट्स इट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल्स टू phi1 इज इक्वल्स टू एन ए बी phi2 0 अपॉन द रेजिस्टेंस, और मुझे बी फाइंड करना है, तो r इंटू डेल्टा क्यू अपॉन n इंटू ए। अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5, चार्ज भी दिया हुआ है 7.5 मिली कुलम्ब, 7.5 मिली कुलम्ब। नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टन्स है कि नहीं है ना 25, एंड एरिया भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 कैंसल, 10⁻² का ऊपर जाएगा 10⁻+2 -1, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.75 टेस्ला शुड बी द आंसर। आ रहा है? तो डेल्टा 5 में फाइनल माइनस इनिशियल है। क्या बोल रहे हो? डेल्टा 5 में फाइनल माइनस इनिशियल है। और क्या फर्क पड़ता है, phi1 माइनस phi2 लिखो या phi2 माइनस phi1 लिखो, आंसर आपका नेगेटिव मिलेगा। तो वो नेगेटिव तो क्या दिखा रहा है आपको, वो लेंस लो दिखा रहा है आपको, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे phi2 माइनस phi1 लिखना पड़ेगा, बट आपको हमेशा क्या करना है पता है, आपको हमेशा ऐसे सोचना है। ओके ओके सर। यस सर। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आज का जो एग्जाम का पेपर है वो मैं अभी आपको जस्ट 10 मिनट के अंदर सेंड कर रहा हूँ, आपको कल तक वो पेपर भेज देना है, और आज का लेक्चर का होमवर्क भी भेजता हूँ मैं। आज का सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है फ्रेंड्स?